व्हाट्सअप गाइस, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पीएम मोदीज बिगेस्ट चैलेंज टू प्रोटेक्ट इंडियाज इकोनॉमी। देखो, किसी भी देश की सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी जो होती है, नींव होती है, पिलर होता है देश की तरक्की में, होता है उसकी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के क्या कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं अभी मोदी जी को। तो देखते हैं, इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। अभी ये न्यू का एक डिटेल्ड एनालिसिस होगा। तो चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक। 1 2 3 गो। भारत रशिया को सीक्रेटली फंड कर रहा है। भारत की वजह से रशिया यूक्रेन पर अटैक कंटिन्यू कर रहा है। मानो भारत ही रशिया को मिसाइल्स, बंदूकें और सारे वेपन सप्लाई कर रहा है। भारत को अलग अलग नाम देना वेस्ट को काफी अच्छा लगता है। स्नेक चार्मर्स, काउ पिस ड्रिंकर्स, कैटल क्लास, ऐसे नाम देने के बाद अब हमें एक नया नाम मिला है एंड दैट इज लॉन्ड्रोमैट। एलिगेशंस ये है कि भारत रशिया का काला पैसा वाइट कर रहा है, क्योंकि अब भारत यूरोप का टॉप रिफाइंड ऑयल एक्सपोर्टर बन चुका है और हमने सऊदी अरेबिया को भी पीछे छोड़ दिया है। यूरोप के सारे रिपोर्ट्स यही कहते हैं कि भारत रशिया और यूक्रेन के वॉर का फायदा ले रहा है, जो सरासर झूठ है। क्या भारत रशिया की मदद कर रहा है? हमारे पास ऑयल ना होते हुए भी कैसे हम यूरोप को ऑयल सप्लाई कर रहे हैं? और इन सारी बातों का सच सब तक पहुंचना जरूरी क्यों? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। हम इम्पोर्टेंट इश्यूज पर एक आसान भाषा में एक इंडियन पर्सपेक्टिव से वीडियोस बनाते हैं। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज वो सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, भारत के ऊपर अटैक्स। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर सेरा ने कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने एक सही पॉइंट रेज किया कि यूक्रेन पर अटैक करने के बाद वेस्टर्न देशों ने रशिया से डायरेक्टली ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर दिया, लेकिन वो इनडायरेक्टली रशिया से ही ऑयल ले रहे हैं। हो रहा है ये कि कुछ देश रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, उन्हें अपने देश में रिफाइन करते हैं और फिर यूरोप और दूसरे वेस्टर्न देशों को बेचते हैं। वेस्टर्न देश कहते हैं कि जैसे ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाने की प्रोसेस को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, वैसे ही इस वॉर मनी को लीगल और एथिकल दिखाया जा रहा है। ये रिपोर्ट कहता है कि यूरोपियन यूनियन भारत से हर दिन 3,60,000 बैरल्स ऑफ रिफाइंड फ्यूल परचेज करता है, और भारत ये सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लाता कहाँ से है? हमारे पास खुद का ऑयल तो है नहीं। असल में भारत के थ्रू यूरोपियन देश रशियन ऑयल ही इम्पोर्ट कर रहे हैं। इसमें गलती किसकी? भारत की, जिसने शुरुआत से ही नॉन अलाइनमेंट को अपनाया है, या इन यूरोपियन देशों की जो दिखावे के लिए यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं और बैकडोर से रशियन ऑयल खरीदते हैं? सही सवाल पूछने से वेस्टर्न हिपोक्रेसी एक्सपोज होती है। इसीलिए उनकी मीडिया ब्लेम शिफ्ट करती है एक कन्वीनियंट टारगेट की ओर, भारत की ओर। और जैसे ही कोई वेस्टर्न रिपोर्ट आता है तो कई सारे जर्नलिस्ट अपने एजेंडा आगे करते हैं। सिलेक्टिव डेटा की हेल्प से ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि भारत ही दुनिया के सारे प्रॉब्लम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए इस पूरी बात की जड़ तक पहुंचना जरूरी है। ये समझना जरूरी है कि रिस्पॉन्सिबल कौन है। क्या गलती सिर्फ भारत की है या इसमें और भी देश शामिल है? एंड एज यूजुअल बातें इमोशन से नहीं, डेटा से करते हैं। चैप्टर 2, ऑयल का चक्कर। भारत एशिया का सेकंड लार्जेस्ट रिफाइनर है। रिफाइनरीज एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, यानी यहाँ बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ता है, पैसे लगते हैं। ये रिफाइनरी स्टेट ओन्ड यानी सरकारी हो सकती हैं, प्राइवेट हो सकती हैं, या सिर्फ सरकार और प्राइवेट प्लेयर्स इनमें पार्टनरशिप यानी एक जॉइंट वेंचर हो सकती है। भारत के पास खुद का ऑयल नहीं है, लेकिन फिर भी पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स भारत के एक्सपोर्ट्स का 12.9% हिस्सा है। लेकिन क्या ये नंबर रशिया के वॉर के वजह से बढ़ा है? बिल्कुल नहीं। क्या हम वॉर का इस्तेमाल प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हैं? The answer is no. 2021 में टॉप एक्सपोर्टर्स ऑफ रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की लिस्ट देखिए तो भारत 3rd नंबर पर आता है। होता ये है कि हम जिन देशों में नेचुरली ऑयल है उनसे क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, फिर उनसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे पेट्रोल, डीजल बनाते हैं और फिर उसे यूज करते हैं, और जो थोड़ा बहुत एक्सेस बच जाता है उसे हम एक्सपोर्ट करते हैं। ये भारत के लिए वाइटल फॉरेन एक्सचेंज कमाता है। जहां पूरी दुनिया की कई सारी इकोनॉमीज फेल हो रही है, फॉरेन एक्सचेंज काफी इंपॉर्टेंट है। और जो कैपेसिटी भारत में लोकली यूज नहीं होती, सिर्फ उस कैपेसिटी को एक्सपोर्ट किया जाता है। अगर हम भारत का ट्रेड डेटा देखें तो हमने 2021-2022 में यूरोप को 84,397 करोड़ वर्थ रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बेचे, और 2022-23 में ये नंबर बढ़कर 1,39,804 करोड़ हुआ था। ये एक बहुत बड़ा जंप है, लेकिन ये जंप इन वैल्यू है, नॉट इन क्वांटिटी। अगर क्वांटिटी वाइज देखें तो 2021-22 में 98,224 मिलियन बैरल्स थे जब वॉर शुरू नहीं हुआ था, एंड 2022-23 में 1,38 मिलियन बैरल्स थे, मतलब अ ग्रोथ रेट ऑफ 1.8%। मतलब हम वॉर से पहले और वॉर के बाद सिर्फ 1.8% ज्यादा रिफाइंड ऑयल प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। दैट्स इट। अब बहुत सारे फैक्ट्स को ट्विस्ट करके ये दिखाया जाता है कि मानो भारत ही यूक्रेन पर गोलियां
गोलियां चला रहा है। जब से रशिया यूक्रेन का क्राइसिस शुरू हुआ है तब से यूक्रेन की एक ही मांग है, दैट द वर्ल्ड शुड स्टॉप बाइंग रशियन क्रूड ऑयल। अब जो देश रशियन क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंट है वो तुरंत स्विच ऑफ नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करने में उनका खुद का नुकसान है। इसलिए G7 देशों ने मिलकर डिसाइड किया कि कंप्लीट स्विच ऑफ नहीं तो हम कुछ और डिसाइड करते हैं। हम एक प्राइस कैप लगाते हैं, मतलब हम एक अमाउंट डिसाइड करेंगे और अगर रशिया इस अमाउंट के ऊपर क्रूड ऑयल बेचने लगा तो हम उन्हें मरीन इंश्योरेंस नहीं देंगे, हम उन्हें हमारे शिप्स भी नहीं देंगे। बेसिकली एक प्राइस के ऊपर ट्रेड करना इम्प्रैक्टिकल कर देंगे। ये प्राइस था $60 पर बैरल। रशिया पर सीधा अटैक करने से अच्छा है उनकी इकोनॉमी पर अटैक करें, उन्हें फंड करना बंद करें। लेकिन ये फटाक से होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि दुनिया का 12% ऑयल रशिया से आता है और कई यूरोपियन देश रशियन ऑयल पर निर्भर है। तो कम्प्लीटली नहीं तो थोड़ा थोड़ा ही सही वो रशिया को फंड करना कम कर रहे हैं। इस प्राइस कैप की वजह से रशिया को 23% नुकसान हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स कहते हैं कि रशिया को हर दिन $170 मिलियन का नुकसान हो रहा है, लेकिन यूक्रेन कहता है ये काफी नहीं। अमेरिका और यूक्रेन के लीडर्स कहते हैं कि प्राइस कैप $60 नहीं $25 to $35 होना चाहिए, बट दैट्स नॉट प्रैक्टिकल एंड यूरोपियन कंट्रीज हैव नॉट अग्रीड टू दिस। करंट प्राइस कैप यानी $60 पर बैरल का भारत पर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। हम रशियन उराल्स ग्रेड क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करते हैं और उराल्स ग्रेड क्रूड ऑयल $60 पर बैरल के नीचे ही बिक रहा था। हाल ही में उसका प्राइस $60 के ऊपर गया, लेकिन नाउ इट्स बैक टू ट्रेडिंग बिलो $60। कंक्लूजन यही है कि हमारी ऑयल रिफाइनरीज काफी समय से और काफी केयरफुली हमारी इकोनॉमी को संभालकर दुनिया की नीड्स को फुलफिल कर रही है। EU should be putting sanctions on refined oil products from India using Russian oil. Well, I really don't see the basis for your question because my understanding of the Council regulations is that if Russian crude is substantially transformed in a third country, then it's not treated as Russian anymore. I would urge you to look at Council Regulation 833/2014. चैप्टर 3 रशिया की आइडिया। भारत तो है डिप्लोमेटिक, लेकिन रशिया एक्चुअल में एक वॉर लड़ रहा है। उनका इंटरेस्ट किसी भी रूल को फॉलो करने में है ही नहीं। इनफैक्ट उनका तो काम ही ये है कि रूल्स और रिस्ट्रिक्शन से बचकर निकले, और इसके लिए वो अलग अलग तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, गतिक नाम की एक कंपनी है जो मुंबई में खोली गई है। फाइनेंशियल टाइम्स ये क्लेम करता है कि पिछले 1 साल में इस कंपनी ने 61 पुराने टैंकर्स खरीदे और फिर उन्हें रशियन ऑयल ट्रांसपोर्ट करने के काम में लगा दिया। वेस्टर्न एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस कंपनी को रशियन ऑयल जायंट रोसनेफ्ट ने शुरू किया और टैंकर परचेज फंड की। इस कंपनी की वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन है। रजिस्ट्रार और कंपनीज में इसके कोई रिकॉर्ड नहीं है। इनका मुंबई के नेपच्यून मॉल में एक छोटा सा ऑफिस है। इंडियन एक्सप्रेस ने ये रिपोर्ट किया है कि ये ऑफिस हमेशा लॉक्ड रहता है। ये सारी बातें काफी सस्पिशियस हैं। इंफॉर्मेशन छुपाने के लिए उन्होंने वेस्टर्न इंश्योरर से इंश्योरेंस भी नहीं खरीदा। जब भी आप कोई चीज इंपोर्ट करते हो तब जो प्राइस आप देते हो वो 2 टाइप की हो सकती है, FOB या फ्री ऑन बोर्ड या CIF, दैट्स कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। FOB मतलब सेलर आपको सिर्फ शिप तक डिलीवरी देगा, शिपिंग कॉस्ट इंश्योरेंस वो आपको भरना है ऑन टॉप ऑफ द कॉस्ट प्राइस। CIF मतलब सेलर आपको आपके देश तक प्रोडक्ट्स लाके देगा। और भारत के ऑफिशियल्स कहते हैं कि वॉर के बाद रशिया अपने क्रूड ऑयल को CIF बेसिस पर भारत में डायरेक्टली डिलीवर कर रहा है। दैट मींस दे चूज द टैंकर, दे चूज द इंश्योरेंस। हम यही चाहते हैं कि जस्ट बिकॉज ये कंपनी भारत में है, वेस्टर्न देश ये कंक्लूजन ना निकाले कि भारत सरकार रशिया की मदद कर रही, इंफॉर्मेशन छुपा रही है और रशिया को चुपचाप सपोर्ट कर रही है। नहीं तो हम पर सेकेंडरी सैंक्शंस लगने के चांसेस। चैप्टर 4 भारत का पर्सपेक्टिव। वॉर को सपोर्ट करना कंप्लीटली गलत, लेकिन एक देश है जो ओपनली वॉर को सपोर्ट भी करता है और उनके अगेंस्ट एक्शन लेने की कोई भी हिम्मत नहीं दिखाता, और वो है चाइना आज रशिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। CRA की रिपोर्ट पर पहले पेज पर यह कहा गया है कि EU और G7 देशों ने कई देशों से रिफाइंड ऑयल के इंपोर्ट्स की। इन देशों में चाइना, इंडिया, टर्की, UAE, सिंगापुर शामिल। चलिए देखते हैं कि इस रिपोर्ट के अंदर का डेटा क्या कहता है। इस चार्ट में आपको वेस्टर्न हिपोक्रेसी साफ साफ दिखती है। भारत एनीवे रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है। ये भारत का टॉप एक्सपोर्ट प्रोडक्ट रहा है कई सालों के लिए। इस चार्ट में भी देखे तो सबसे ज्यादा जंप चाइना ने रिकॉर्ड किया है। चाइना के एक्सपोर्ट्स ऑलमोस्ट डबल हुए हैं। फिर भी किसी भी न्यूज आउटलेट ने इस बात को हाईलाइट नहीं किया। सारे ट्वीट्स और सारा अटेंशन सिर्फ भारत पे ही आ रहा है। चाइना रशिया से $190 बिलियन के गुड्स खरीद रहा है, $190 बिलियन US, जहाँ की भारत का रशिया के साथ सिर्फ $41 बिलियन US का ट्रेड। चाइना का रशिया के साथ ट्रेड
5 टाइम्स ज्यादा है, लेकिन फिर भी सारे लेक्चर्स सिर्फ भारत के। सेकेंडरी सैंक्शंस का थ्रेट चाइना को कोई नहीं देता। अगर चाइना को किसी ने सवाल पूछा तो चाइना उल्टी थ्रेट देता है। चाइना ओपनली कहता है कि रशिया और चाइना की फ्रेंडशिप में देयर आर नो लिमिट्स, लेकिन चाइना को कभी कोई क्रिटिसाइज नहीं करता। कभी सोचा है कि क्यों? क्योंकि दुनिया का 15% ट्रेड चाइना से होता है और भारत सिर्फ 2%। सच यही है कि हम इकोनॉमिकली पीछे होने के वजह से हमें ह्यूमिलिएशन का सामना सर झुकाकर करना पड़ता है। सारे देशों की प्रायोरिटीज काफी सॉर्टेड होती है कि उनकी पहली और आखिरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सिटीजन्स की ओर होती है। अगर भारत को डिस्काउंटेड रेट्स पर रशिया से क्रूड ऑयल मिलता है तो कौन सा लॉजिक कहता है कि हमें ये ऑयल नहीं खरीदना चाहिए? हमारे रशिया से इंपोर्ट्स बढ़े हैं, ये एक फैक्ट है, लेकिन ये इंपोर्ट्स हम प्रॉफिट के लिए नहीं, हमारे नीड्स फुलफिल करने के लिए कर रहे हैं। ये ग्राफ देखिए, ये साफ साफ दिखाता है कि हमारे इंपोर्ट्स 52 मिलियन मेट्रिक टन से बढ़े हैं, लेकिन एक्सपोर्ट्स सिर्फ और सिर्फ 0.3 मिलियन मेट्रिक टन से। इसका क्या मतलब है कि जो एक्स्ट्रा क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो हम हमारे ही देश में यूज कर रहे हैं। इसका असली नुकसान दूसरे ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों को हो सकता है, लेकिन रशिया को एक्स्ट्रा फायदा बिल्कुल नहीं हो रहा है। Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems. बिल्कुल सही बात। But the world's problems are not Europe's problems. इस एटीट्यूड की प्राइस आज नहीं तो कल उसे चुकानी ही पड़ेगी। द लॉजिक इज सिंपल, हमारे देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सिटीजन्स की ओर है, हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की ओर है और हमारी प्रायोरिटी यही होनी भी चाहिए। जापान ने भी यही किया। वो G7 का एक हिस्सा है, लेकिन फिर भी उसने प्राइस कैप से निकलकर रशिया से ऑयल परचेज करना अपनी देश और इकोनॉमी के लिए ज्यादा बेहतर समझा। वो प्राइस कैप के ऊपर जाकर रशियन ऑयल खरीद रहे हैं, लेकिन जापान एक लॉन्ड्रोमैट नहीं है, वो पुतिन का वॉर फंड नहीं कर रहा है, वो तो सिर्फ अपनी इकोनॉमी का ध्यान रख रहा है। सिमिलरली पाकिस्तान ने भी रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल परचेज करने की परमिशन अपने एलाय और जियोपॉलिटिकल लवर यूएसए से ली है। लेकिन इन दोनों देशों को इस डिसीजन के लिए इंटरनेशनली कोई क्रिटिसिज्म फेस नहीं करना पड़ता। गुस्सा तब आता है जब ये सारी लेक्चरबाजी सिर्फ भारत के लिए रिजर्व्ड होती है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला, तो हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना ना भूलिए, बिकॉज एज वी ऑलवेज से इन जियोपॉलिटिक्स देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, ओनली टेम्पररी इंटरेस्ट। और यही इंपॉर्टेंट आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। समझे मुझे ना? लगता है कुछ इसलिए भी ज्यादा हुआ है कि जैसे पहले इतना पीछे नहीं पड़ते थे, धीरे धीरे जैसे ग्रो हो रही है ना कंट्री, या जैसे तो वो इकोनॉमिकली वो खटकने वाली बात नहीं होती कि इंडिया इतनी आगे कैसे बढ़ रही है, किस तरीके से टॉन्ट करे। क्योंकि वो नाम ऐसे रखते थे ना, क्या था वो, स्नेक चार्मर्स हो गया, इस तरीके से। एक चीज बताऊं, जो लास्ट में भी जो लाइन बोली ना कि जियोपॉलिटिक्स में कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं होता, टेम्पररी इंटरेस्ट होते हैं लोगों के, उसी वजह से बस आपके दोस्त बनने के लिए। अच्छा, आज हमें इस देश से फायदा है तो अच्छी अच्छी बातें कर लें। आज इंडिया के सामने इतनी कंट्रीज क्यों हो रही है? फायदा हो रहा है तो यार देश का लीडर तो वही देखेगा ना कि मेरे लोगों को क्या चीज से फायदा। एक इंसान सबसे पहले अपनी फैमिली के लिए करता है, बाहर वाले को खिलाने से पहले सबसे पहले वो देखता है कि मेरे घर वाले तो खा रहे हैं, उसके बाद वो बाहर वाले की मदद करता है। जब देश के अंदर देशवासी ही खुश नहीं रहेंगे, देशवासियों को ही चीज जिनकी नीड्स है, वांट्स नहीं नीड्स है, वो ही फुलफिल नहीं हो रही, तो इंडिया कैसे एक्सपोर्ट कर लेगा दूसरे के लिए? सबसे पहले तो अपने लिए करना पड़ता है ना, और वो चीज है। और अपने से ऊपर किसी को लेकर नहीं चलना होता। यहाँ पर देश की बात आती है और वही चीज बहुत अच्छे से समझाई। और मैं ये कहना चाहता हूँ, को भी तो मानना पड़ा जब इंडिया ने बोल दिया था हम तो लेंगे रशिया से। चाइना और पाकिस्तान पे कोई कुछ नहीं, पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान तो उस तरीके से पपेट हो गया, पाकिस्तान पपेट हो गया यूएस का, तो उसको वो कुछ नहीं कहता। और यहाँ पर इसको कहा जा, चाइना कुछ कहते नहीं, क्योंकि 15% ट्रेड उनके साथ होती है। हर बहुत सारी चीजें आज कितना भी कह लो इंडिया में आईफोन बनता है, मेजोरिटी ऑफ द चीजें आज भी चाइना से बन के जाती हैं। तो वही चीज उनको पता है ना, चाइना तो कह देगा भैया हम तो काम ठप कर देंगे, तुम्हारा ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो वाली गेम जो खेलता है ना चाइना, क्योंकि टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड है काफी चीजों में, और पूरा मैन्युफैक्चरिंग हब है वहां पर, तो वही चीज है कि घुमा फिरा के इंडिया, क्योंकि वो लोगों ने देखा ना कि इंडिया सुन लेता है, फिर भी इंडिया सुन लेता है, लेकिन अब वो इंडिया नहीं जो सुनता है, लेकिन करता वही है जो उसे करना होता है। और बहुत सही जवाब दिया था एस जयशंकर सर ने। माइंडसेट हाँ चेंज करना पड़ेगा। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में जरूर बताइए। और यूरोप को क्या लगता है कि उनकी प्रॉब्लम दुनिया की प्रॉब्लम है, दुनिया की प्रॉब्लम उनकी नहीं है। वो भाई साहब दोगलापन है, अश्लील की बात आती है, ये सब दोगलापन है। मिलते हैं आपसे एक वीडियो के साथ, बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।